So hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So beta, I welcome you all to this second part of magnetic effects of current. Easy chapter है, scoring chapter है. Part 1 we have already done, जिसमें हमने magnetic field due to different current configurations किया है. Infinitely long wire, finite wires, cylinders, then solenoid, toroid and all, right? Ampere's second law देख लिया है. और इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. ठीक है, सो बिना ज्यादा टाइम स्टार्ट कंज्यूम किए विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द लेक्चर. आराम से अपनी नोट्स कॉपी निकालो, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और जहां लगे कि कोई चैलेंज है तो लेट अस नो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, बिकॉज हमने पार्ट ही यही उठाया है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. तो जहां तक मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं बेटा, है ना, तो लेट्स से हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है. इस चार्ज पार्टिकल अपन ने क्या किया बेटा, लेट्स से कोई वेलोसिटी दे दी. ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कोई एक वेलोसिटी दे रहे हैं, लेट्स से कितना v. डायरेक्शन हमने अभी इस तरफ दे दिया है. और इसके अलावा एडिशनली हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं. ठीक है बेटा, ये जो क्रॉस है ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का है, इनटू द प्लेन है. बोले ठीक है सर, यानी यहां पे कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम क्या कह दे रहे हैं, बी कह दे रहे हैं. अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया, और मूव करवाने पर जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, उसका एक्सप्रेशन देखो क्या आता है. उसका जो बेसिक एक्सप्रेशन आता है बेटा, दैट इज Fm, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q देन V वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड. बहुत बेसिक सा एक्सप्रेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट सिंपली सेज कि जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगी दैट विल बी द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये चार्ज पे डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, उसके अलावा ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स. एंड एडिशनली अगर अपन देखते हैं, है ना, आराम से समझना मेरी बात को, कि लेट्स से अगर हम लोग बात करते हैं कि ठीक है सर, इसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को अलग अलग देखें, तो यहां से बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना चाहें अगर, तो ये मैग्नीट्यूड हमको मिल जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा. साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये भी लिख देते हैं कि यहां पे थीटा है एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, यानी कि ये क्यू वी बी के साथ थीटा पे भी डिपेंड करेगा. इनफैक्ट थीटा काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. बोले ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई. मैंने कहा बहुत बढ़िया. बेटा देखो, जहां तक डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर डायरेक्शंस हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ठीक है, अगर डायरेक्शन की ही बात करनी है तो डायरेक्शन के लिए हम स्ट्रेट अवे v क्रॉस b को यूज कर सकते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे कहते हैं. मैं भी समझाता हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो. मैं लिख देता हूं पहले, डायरेक्शन विल बी along v क्रॉस b. ऐसा कुछ कि जो भी डायरेक्शन होगा वो किसके अलॉन्ग होगा, v क्रॉस b के अलॉन्ग. अब देखो समझते हैं अच्छे से. हमने कहा ये वेलोसिटी वेक्टर है. ठीक है, कभी भी कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखना है तो जो पहला लिखा होता है, यानी v क्रॉस b में जो v है, यू प्लेस योर हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस तरीके से. बोले ठीक है सर. अब क्या करना है बेटा, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. हमारी जो फिंगर्स हैं हमें उन्हें कर्ल करना है. कर्ल करना मतलब घुमाना, किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग. यानी पहले वेलोसिटी के अलोंग हाथ को रखेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड में उंगलियों को घुमाएंगे, तो जो थंब होगा दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. You understood the point? मैं इसको लैंग्वेज में भी लिखता हूं, उसके बाद यहां पर शो करता हूं. ठीक है, कोई मैंने कहा ना जल्दी नहीं है, डायरेक्शन अच्छे से समझ लेना प्लीज. तो हमने कहा कि ये जो डायरेक्शन हम लिखने जा रहे हैं यहां लिख देते हैं. ये जो भी बेटा डायरेक्शन लिखेंगे यहां लिख देते हैं. इस डायरेक्शन में सबसे पहला जो काम अपने को करना है दैट इज प्लेस हैंड. ठीक है, प्लेस हैंड अलोंग v वेक्टर, यानी वेलोसिटी के अलोंग किसको रखेंगे, हाथ को रखेंगे. सेकंड पॉइंट जो निकल के आता है दैट इज कर्ल. बेटा कर्ल मतलब घुमाना. ठीक है, कर्ल फिंगर्स अलोंग b वेक्टर, यानी फिंगर्स को कहां घुमाएंगे, b वेक्टर के अलोंग. तो थर्ड जो पॉइंट होगा दैट इज थंब.
thumb will give direction of F vector। समझे बात को? यानी कि V की तरफ हाथ को रखा, B की तरफ घुमाया, तो जो थंब होगा बेटा वो हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दे देगा। बस यही अपने को समझना है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इट विल बी QVB sin थीटा, डायरेक्शन की बात करेंगे तो V की तरफ हाथ को रखा, B की तरफ उंगलियों को घुमाया और थंब को देख लिया। दिस थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इससे अपने क्या होगा ना बेटा, जो राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स रूल, ये सब हट जाएगा और बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट अपन कर लेंगे जो वेक्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो मेरे हिसाब से ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो इसको कॉपी कर लो और मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, है ना, कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शंस। तो उसको एक बार अपने से ट्राई करना, उसके बाद सोल्यूशन देख लेना, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? सो यू टेक योर टाइम, कॉपी इट एंड मैं आगे बढ़ रहा हूं। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना बेटा। तो देखो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना, आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं पहले। तो लेट से हमको ये एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं जो कि कहां पर है? इनवर्ट। लेट से दिस इज इनवर्ट। ठीक है? और यहां पर कुछ चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं रेंडमली। एक इधर लेते हैं, इसको कहते हैं कि भाई ये इस तरफ जा रहा है V से। एक चार्ज पार्टिकल यहां लेते हैं, कहते हैं ये इस तरफ जा रहा है V से। ठीक है? और एक चार्ज पार्टिकल यहां लेते हैं और कहते हैं ये इस तरफ जा रहा है V से। करेक्ट? इन तीनों पे ही मैग्नेटिक फोर्स बतानी है। तो पहले क्या करो, आप अपने लेवल पे ट्राई कर लो, है ना, जो भी अपन ने भी बताया ना कि V की तरफ हाथ को रखा, B की तरफ उंगलियों को घुमाया, तो थंब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देता है। सो दैट वे यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। एक बार करने के बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है? तो अभी आप पॉज कर लो, ट्राई कर लो, फिर कंटिन्यू करना, क्योंकि मैं सोल्यूशन के साथ आगे जा रहा हूं। ठीक है बेटा? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से। ठीक है? फर्स्ट इसकी मैं बात करता हूं। मैंने कहा कि भाई मुझे दिख रहा है V की तरफ हाथ को रखा, B अंदर है तो उंगलियों को अंदर घुमाया, तो थंब मुझे यहां कहीं दिखेगा। यानी कि स्ट्रेट अवे आई कैन से कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आई एम श्योर आपका भी सही होगा। यहां बात करते हैं। अब देखो हैंड को सबसे पहले वेलोसिटी के अलॉन्ग रखेंगे। ठीक है? तो वेलोसिटी कहां जा रही है? नीचे। तो हैंड कहां रखेंगे? नीचे। उंगलियां मेरी कहां जानी चाहिए? अंदर की तरफ। तो उंगलियां जब अंदर की तरफ जाएंगी तो बेटा थंब कहां जाएगा? राइट डायरेक्शन में। यानी यहां पर अगर देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ FM कुछ ऐसे आएगा। यू अंडरस्टूड? लास्ट ये वाला केस देखते हैं। इसके लिए हमने कहा कि अगर वेलोसिटी को यहां पे रख, देखो ऐसे भी रख सकते हैं दिमाग में कि सर ऐसे क्यों नहीं, अगर ऐसे V की तरफ रखा तो उंगली अंदर थोड़ी चल जाएंगी, तो अपने को ऐसे रखना पड़ेगा। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, ये हटा देते हैं बेटा। ठीक है? एक और हमने V की तरफ हाथ को रखा, राइट, फिर उंगलियों को कहां घुमाया? अंदर की तरफ। तो देखो थंब कहां पे आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। इसलिए यहां पर डायरेक्शन जो आएगा मैग्नेटिक फोर्स का वो कुछ यहां पे आएगा। So this is how you can find the direction of magnetic force very easily। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। V की तरफ हाथ को रखो, उंगलियों को B की तरफ घुमाओ, थंब आपको क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है? तो आई थिंक इतना पार्ट समझ आ गया होगा। आप लोग का सही भी रहा होगा, नहीं भी रहा है तो एक बार थोड़ा और अच्छे से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अभी हम इस पे कई सारे एग्जांपल्स करेंगे। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू, राइट? तो यू टेक योर टाइम, आराम से समझो, नहीं समझ आया दोबारा देखो एंड मीनवाइल मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? तो आप कॉपी करके, मतलब पॉज करके कॉपी कर लो सोल्यूशन। आई विल मूव अहेड। सो बेटा दिस इज द सेकेंड पार्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ सम थ्योरी और बहुत बेसिक है, टफ नहीं है, आराम से समझ आ जाएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे कितनी लॉरेंट फोर्स लगती है। तो पहले तो बेटा ये समझाता हूं कि लॉरेंट फोर्स वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये लॉरेंट फोर्स का मतलब होता है एक तरीके से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। देखो आराम से समझते जाना है, आपको पता है पहले से सारा पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, व्हेन आई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट इज इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, दोनों की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है सर। हम लिखते हैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसको L से डिनोट करते हैं, ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स। तो इलेक्ट्रो मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, बोले करेक्ट सर। एंड सेम वे बेटा मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फोर्स, बोले सर ये भी ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हो, करेक्ट। अगर आपको थोड़ा याद है तो वी कैन राइट इट एज व्हाट, Q इंटू कितना E, बोले सर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने कहा बहुत बढ़िया।
सेकेंड इज मैग्नेटिक फोर्स, वो अभी अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं दैट इज Q इंटू V क्रॉस B. So this is how we can write the magnetic force as well. और बेटा यहां से ये जो नेट फोर्स निकल करके आ गई ना, इसी नेट फोर्स को हम लोग कह देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, और कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। जो दो फोर्सेस पड़ी है दोनों को कंबाइन कर दो, टोटल फोर्स बोल दो, दैट इटसेल्फ इज द लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो आई थिंक इतना पार्ट समझ आ गया होगा। बोले हाँ सर। अब इस पे बेटा एक पॉइंट स्टार पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, अच्छे से समझना। दिस लॉरेंट्ज फोर्स जो है ना, ये ना फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या है, पहले समझ लो, लिख लो। फ्रेम इंडिपेंडेंट, ये बेटा बहुत छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। सो व्हेन आई से फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो इस फ्रेम इंडिपेंडेंट का मतलब समझाता हूं क्या है। एक्चुअल में बेटा जब अपन डिफरेंट फोर्सेस देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी देखने को मिलेगी, QVB sin थीटा। बोले करेक्ट सर। अगर आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हो, जो चार्ज जितनी वेलोसिटी से चल रहा है उतने से ही चल रही है, तो कार के रेस्पेक्ट में चार्ज तो रेस्ट पे आ जाएगा। तो उस कार में जो पर्सन बैठा है वो तो बोलेगा मुझे तो चार्ज चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इस पे फोर्स क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। यानी मैग्नेटिक फोर्स फ्रेम पे डिपेंड कर गई। ग्राउंड पे किसी आदमी से पूछोगे तो वो बोलेगा QVB sin थीटा, और सेम वेलोसिटी से चलते हुए किसी ऑब्जर्वर से पूछोगे वो बोलेगा जीरो, हमें नहीं दिख रही मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज ही मूव करते हुए नहीं दिख रहा हमें, तो मतलब फ्रेम पे डिपेंड कर गया। सेम वे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। लेकिन जब दोनों को क्लब कर दिया जाता है, व्हेन यू टॉक अबाउट लॉरेंट्ज फोर्स, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम। मतलब लॉरेंट्ज फोर्स पूरे फ्रेम में सेम रहती है, हर फ्रेम में सेम रहती है। अगर आपने फ्रेम बदला तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक में चली जाए, हो सकता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में चली जाए। ये दोनों बेटा कंबाइंड है, इसीलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं इनको। आई थिंक माई पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू, करेक्ट। अब इसको अच्छे से ध्यान रखना है ना, स्पेशली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। या कभी अगर पूछ ले कि भाई इस फ्रेम में तो ऐसा था, किसी और फ्रेम में बताओ मैग्नेटिक फोर्स नया कितना आएगा, तो आप एक फ्रेम की दोनों फोर्स निकालो, दूसरे फ्रेम की दोनों निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, दैट्स ऑल, राइट। ठीक है, इसके बाद बेटा ना इसके अंदर एक दो पॉइंट्स और है जो हमें देखने हैं, है ना, तो उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। अच्छे से ध्यान रखना कि डायग्राम के साथ देखते हैं, ठीक है, आराम से समझना है। तो हमने कहा लेट से हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, फिर से लेट से Q, ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो इस चार्ज पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी। मैं बना देता हूं कि ठीक है सर, दिस इज द वेलोसिटी। बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके साथ साथ मैंने क्या किया, इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाया, फोर्स अपने आप लग जाएगा। बोले ठीक है, यहां से अगर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालें, वेरी सिंपल, V क्रॉस B। V की तरफ हाथ को रखा, B अंदर है, घुमाया, फोर्स कहां लग गया, ऊपर। बोले ठीक है, तो मैं मैग्नेटिक फोर्स कहां लगा देता हूं, ऊपर की तरफ लगा देता हूं, ये लगा दिया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये चार्ज हमारे पास जो है ये पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, और हमने नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, ठीक है, मैग्नेटिक भी इलेक्ट्रिक भी। बोले ठीक है सर। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को अपन कह देते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा Q इंटू E, या Q इंटू E भी क्यों लिखें, अभी के लिए तो अपन FE लिख देते हैं। बोले ठीक है सर। मतलब एक चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में साथ साथ चलाओगे, इट जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, तो वहां पर हमें मैग्नेटिक फोर्स ऊपर दिख सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे दिख सकती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाओगे तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे। इसके अलावा B और V को ऐसे रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। बोले ठीक है सर। आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं आपको एक स्पेशल केस बताना चाह रहा हूं जिसके अंदर लगती है नेट लॉरेंट्ज फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक भी लग रही है और इलेक्ट्रिक भी लग रही है। बट यहां पे क्या होता है कि इफ आई से, इफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां मैं इफ लगा दे रहा हूं, इफ FE और FM को बराबर कर दिया जाए, इन दोनों को कैंसिल कर दें। मैंने क्या कहा, इफ FE और FM बराबर हो जाए तो इस पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी। बोले सर जीरो। बहुत बढ़िया। अगर बेटा नेट फोर्स जीरो हो गई
तो क्या ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर सकता है? बोले नो सर। मैंने कहा वेरी गुड। अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है? नो सर, नॉट पॉसिबल। विदाउट एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैन नॉट चेंज, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि अगर मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन गिवन है और मेरे पास Fe बराबर Fm है, Fe बराबर Fm का मतलब QE बराबर QVB। यहां से अगर देखोगे तो बेटा Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, और जो V निकल करके आएगा ये निकल करके आ जाएगा E डिवाइडेड बाय B। यानी अगर मेरे पास वेलोसिटी, ध्यान से रखना, V उंगली दिखा रहा हूं ना, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहां है? नीचे। तो ये वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां था? अंदर, ऐसे कुछ। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी एंड E तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड V इक्वल टू व्हाट? E बाय B। अगर ऐसा होता है तो दिस चार्ज पार्टिकल विल गो अनडेविएटेड डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चलने के बाद भी ये चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा, विदाउट डेविएशन, विदाउट एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यू अंडरस्टूड? दिस वेलोसिटी, दिस स्पेसिफिक वेलोसिटी, बहुत ध्यान देना मेरी बात पे, दिस स्पेसिफिक वेलोसिटी E बाई B, इसे कहा जाता है बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, समझ गए बात को? तो लॉरेंस फोर्स जो लग रही है, अगर उसे नेट जीरो कर दोगे, चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड V इज इक्वल टू E बाई B, देन दैट वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर, बिकॉज विद दैट वेलोसिटी पार्टिकल विल गो अनडेविएटेड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बोले ठीक है सर, अब समझ आ गया। कब? बहुत बढ़िया। फिर भी आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, सर व्हाई वी कॉल इट एज वेलोसिटी सेलेक्टर? बेटा एक्चुअल में क्या होता है, सेलेक्टर वर्ड मतलब जो सेलेक्ट करे। तो क्या होता है, जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मान लो एक साथ हमारे पास एक बीम ऑफ चार्जेस हैं और मुझे उनको सबको अलग अलग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जिस पार्टिकल को अलग करना है उसको इतनी वेलोसिटी दे दो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चला दो पूरी की पूरी बीम को। तो जो ये वाली वेलोसिटी है वो तो सीधे सीधे चलेगा अनडेविएटेड, और बाकी सब डेविएट करते करते कहाँ चले जाएंगे? इधर उधर चले जाएंगे। तो वो चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इस वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। समझ गए मेरी बात को? सो इट इज एक्चुअली यूज्ड टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस, राइट? सो मेरी बात अगर इतनी समझ आ गई तो अब आराम से अपनी नोट्स कॉपी में सारी चीज़ें जॉट डाउन करो, ठीक है? एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी भी वेलोसिटी सेलेक्टेड डायरेक्ट वर्ड पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको अपने दिमाग से ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी भी है और अनडेविएटेड भी जा रहा है, या वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो रही है, मतलब वेलोसिटी सेलेक्टर है। समझ गया मेरी बात को? तो स्ट्रेट अवे V विल बी इक्वल टू E बाई B आ जाएगा। बोले ठीक है सर, अब काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। मैं तो बहुत बढ़िया। अब आराम से वीडियो पॉज कर लो, ये डेटा कॉपी कर लो, ब्रेन में इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर लो। अगर समझ आ जाए तो फिर लेक्चर को आगे लेके चलना, ठीक है? पॉज करके कॉपी कर लो एक बार, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, अब जो अपन ने पढ़ा है वो और कुछ और चीज़ों को, यानी मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो पढ़ा वो और लॉरेंस फोर्स, इन दोनों को क्लब करके ना एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बनता है जहाँ पे बहुत बच्चा गलती करता है। अपने को इस सवाल को पकड़ना है, हमें गलत नहीं करना। तो आराम से समझना, सवाल बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंडीशन फॉर नो डिफ्लेक्शन, कि अगर डिफ्लेक्शन नहीं करना तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है? आराम से समझना मेरी बात को। अपन एक एक करके सारे रिजल्ट लिखेंगे जो भी पॉसिबिलिटीज है। पॉइंट नंबर वन ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दो जीरो और मैग्नेटिक फील्ड को भी कर दो जीरो। आई थिंक ये सबसे ऑब्वियस है, सबसे ऑब्वियस। क्यों ऑब्वियस है? कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है, ग्रेविटी की बात ही नहीं करनी, वो नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो मतलब यहां पर अगर देखेंगे तो नो डेविएशन आएगा। बोले ठीक है सर। दूसरी पॉसिबिलिटी, आराम से समझना मेरी बात, नो डिफ्लेक्शन वर्ड बोल रहा हूं मैं, डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाए वो जीरो आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाए वो नॉन जीरो आ जाए। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, आराम से समझना। इसमें पॉसिबिलिटी बेटा दो निकल के आती है। पहली कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल हो जाए, या फिर जो वेलोसिटी वेक्टर है
और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी पैरेलल हो जाए। व्हाट आई मीन टू से इज कि या तो हमें थीटा आप 0 डिग्री दे दो या तो हमें थीटा आप 180 दे दो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0। तो एनीवेज मैग्नेटिक फोर्स 0, यानी भले ही फील्ड है पर फोर्स तो नहीं है। फोर्स तो नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू कर सकता है। हम नो डिफ्लेक्शन कह रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात को? सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, करेक्ट। क्योंकि इन दोनों ही केसेस में अगर देखेंगे बेटा, तो इन दोनों ही केसेस में हमें क्या चीज 0 मिल जाएगी? इन दोनों ही केसेस में हमें मैग्नेटिक फोर्स 0 मिल जाएगी। बोले ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। मैं कहा बढ़िया, आगे देखते हैं। थर्ड कंडीशन बेटा ये हो सकती है कि E नॉन जीरो हो और B क्या हो? 0, करेक्ट। प्लस अगेन कंडीशन आएगी, प्लस ऐसा होना चाहिए कि या तो V और E पैरेलल हो और या तो V और E एंटी पैरेलल हो। फोर्स 0 नहीं होगी इस केस में, इस पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इस पे भी लगेगी, लेकिन आप ऐसे सोचो कि चार्ज पार्टिकल जिस लाइन में चल रहा है ना, उसी चार्ज पार्टिकल के लाइन में क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। तो वो क्या करेगा? या तो कम स्पीड होती जाएगी या तो स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे यहां पर अगर देखते हैं तो यहां पे हमें ये दिखाई देगा कि स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। देखो V भी आगे, E भी आगे ही धक्का दे रहा है और आगे ही जा रहा है, ऑफ कोर्स स्पीड बढ़ेगी। यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें स्पीड कैसी होती हुई दिखाई देगी? कम होते हुए दिखाई देगी। बोले सर ये बात समझ आ रही है, लेकिन चलेगा स्ट्रेट लाइन में। डिफ्लेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन से टेढ़ा हो जाए। अंडरस्टूड द पॉइंट? अगर कोई मुझे बोल दे कि पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी की कंडीशन क्या है, तो ये तो रहेगी, लेकिन ये कंडीशन हट जाएगी। समझ गए बात को? तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन नो डिफ्लेक्शन के लिए तो सही है, लेकिन यही कंडीशन अगर कोई बोल देता कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, तो ये क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नहीं है, सिर्फ नो डिफ्लेक्शन के लिए, और दोनों ही चीजें पूछी जाती है। बोले ठीक है सर, इतनी बात भी समझ आ गई। चौथा केस बेटा जो अभी जस्ट पीछे पढ़ा था ना, वेलोसिटी सेलेक्टर, कि हमें E भी नॉन जीरो मिल जाए और हमें B भी नॉन जीरो मिल जाए, और साथ में हमें V मिल जाए किसके बराबर? E बाई B के, और साथ में हमें E वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर परपेंडिकुलर टू V वेक्टर ये मिल जाए। तो इन दो क्लब कंडीशन के अंदर हमें वेलोसिटी सेलेक्टर के हिसाब से ये क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में चल जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड, विदाउट डेविएशन। मतलब अगर बेटा विदाउट डेविएशन पूछता है तो चारों चीजें पॉसिबल हैं, दोनों 0, कोई एक 0, दोनों 0। लेकिन अगर कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो पहला माना जाएगा, दूसरा माना जाएगा, चौथा माना जाएगा, तीसरे केस को हटा देंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो 1 2 4, अगर नो डिफ्लेक्शन बोले, नो डेविएशन बोले, तो फिर 1 2 3 4, ऑल 4 पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम टेलिंग यू। क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे बने हैं, राइट? सो आई एम श्योर ये बात आपको समझ आ गई होगी। इफ इट इज ऑल क्लियर टू यू, यू अगेन पॉज द वीडियो, यू कॉपी द नोट्स, राइट, जॉट इट डाउन प्रॉपर्ली, एंड अगर बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पॉज करके कॉपी कर लेना। अब हम बात करने वाले हैं बेटा एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर अगेन, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत ध्यान से सुनना, कुछ पार्ट आपको पहले से आता है, हमने पिछले स्लाइड में देख लिया है, और कुछ पार्ट अभी सीख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारे लिए निकल के आता है, दैट इज, है ना, आराम से समझना मेरी बात, कि अगर थीटा हमारे पास 0 और 180 डिग्री हो, यानी हमारे पास जो एंगल दे रखा हो वो एंगल कितना कितना हो, या तो 0 या तो 180, ऑफ कोर्स QV भी साइन थीटा वाला। तो अब ये भी बताया भी था बेटा इस केस के अंदर कि ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फोर्स निकल के आएगा विच वाज QVB साइन थीटा, so that will be equal to what? 0. And if magnetic force is 0, then the particle will continue in the straight line. जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, फोर्स ही नहीं लग रही है। बोले ठीक है सर, मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में पार्टिकल continues in
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, समझिए बेटा। तो पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आई थिंक बेटा ये पार्ट क्लियर हो गया होगा सबको। स्ट्रेट लाइन, दिस इज द कीवर्ड। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे काम की है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो और दूसरी चीज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। बोले ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है, तो बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट ध्यान पे देना, दूसरा पॉइंट कह रहा है बेटा कि अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री आ जाए तो क्या करेंगे। 90 डिग्री, हमने कहा देखो पहली चीज तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी दैट विल बी QVB, sin 90 इज एनीवेज व्हाट 1। बोले ठीक है सर, यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आ गई अपने पास, यानी मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी। अब कैसे लगेगी वो ध्यान देने वाली बात है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज लेट्स से आवर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इसको सेपरेट भी कर देते हैं कि भाई यहाँ इस बाउंड्री में मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। इसके अलावा एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, लेट्स से Q, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल को बेटा कुछ वेलोसिटी देते हैं स्टार्टिंग में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और वेलोसिटी जो है हमारे पास वो कितनी है, लेट्स से V, मैग्नेटिक फोर्स कितना है B। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आई। यानी यहां तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, यहां मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड से अपन कितने एंगल पे गए, 90 डिग्री पे। दिख रहा है कि V अंदर है और B इधर है, तो V और B के बीच का एंगल कितना है, 90। देखो B अंदर V इधर, 90 डिग्री। बोले ठीक है सर। अब क्या करेंगे, जब यहां से वेलोसिटी दी तो फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। पहले हमने कहा V की तरफ रखा, B की तरफ घुमाया, फोर्स कहां लग रही है, ऊपर। बोले ठीक है सर, यानी हमें ये बात समझ में आ गई कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी, बोले अपवर्ड डायरेक्शन लगेगी। तो इसको लिख भी देते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी, FM, इधर कहीं लगेगी। बोले ठीक। अब सोचो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर है तो ये ऐसे कहीं जाएगा। बोले हाँ सर, मतलब इसकी ट्रैजेक्टरी की अगर मैं बात करता हूँ तो जो इसकी ट्रैजेक्टरी निकलेगी वो ट्रैजेक्टरी बेटा कुछ ऐसे निकलेगी, ठीक। फिर जब ये यहाँ कहीं पहुंचेगा तो हमने कहा एक बार और क्यों ना डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। दोबारा जब डायरेक्शन चेक किया तो वापस से ये वेलोसिटी तब तक इधर आ चुकी है, करेक्ट। यहां पर अगर अपन चाहे लिख भी देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए कि दिस इज अगेन V। अब वापस V की तरफ हाथ को रखा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि अंदर की तरफ उंगलियां घुमाई। मैंने क्या कहा, V की तरफ हाथ को रखा, उंगलियों को अंदर घुमाया, थंब यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा, कुछ ऐसा। समझ आती है बात बेटा। यानी अगेन वी हैव गॉट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। इसके बाद ये पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी और घूमेगा और ये यहां से घूमता घूमता वापस आएगा, ठीक है। यानी जब ये बाहर निकलने लगेगा तो अगेन अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, इस तरफ। अगेन अगर इसके मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अब की बार कहाँ होगा, इस तरफ, ऐसे। अपन लिख देते हैं सारी चीजें, यानी कि ये हो गया V एंड दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे। तो यहां से हमें यह समझ आया कि भाई अगर मैं इसको, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको क्या करता हूं, एक सेंटर की तरह मानता हूं। सेंटर क्यों लिया, क्योंकि देखो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, कोई भी दो फोर्सेस ले लो आप, वो जहां भी इंटरसेक्ट करती है ना बेटा, दैट इज कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको सेंटर मानते हुए इफेक्टिवली मुझे ये कैसा दिखाई दे रहा है, एक सर्कुलर मोशन जैसा पार्ट दिखाई दे रहा है, मतलब सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। तो यहां से पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि ऐसा होने पे जो डायरेक्शन मतलब होगा, जो मोशन होगा, दैट विल बी सर्कुलर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर्कल कंप्लीट करेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, सर्कल का पार्ट होगा। अब हो सकता है कि सेमी सर्कल हो सकता है कोई आर्क हो सकता है उससे ज्यादा हो, करेक्ट। बट व्हाट ऑल ट्रैजेक्टरी इट विल टेक प्लेस, दैट विल बी पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। उस सर्कल का सेंटर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, किन्हीं भी दो जगह पे फोर्सेस निकाल लो, वो जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहीं अपने को क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू फोर्सेस विल गिव यू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोले ठीक है सर, मतलब ये पता लग गया कि अगर थीटा 90 है, ठीक है, V और B के बीच में, तो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी करेगा। बोले हाँ सर। फिर आपके दिमाग में पॉइंट्स आ सकते हैं कि सर सर्कुलर ट्रैजेक्टरी आप कह रहे हो, फिर तो उसका रेडियस भी होना चाहिए, टाइम पीरियड भी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी होना चाहिए, बाकी चीजें भी होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होगी बेटा, एक एक करके उसको देखते हैं अब, है ना, आराम से समझना, ठीक है। तो एक एक करके वो सारी चीजें अब हम लिखने जा रहे हैं। तो हमने कहा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विल टॉक अबाउट द रेडियस, ठीक है,
रेडियस। रेडियस लिखना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं बताता हूँ। देखो मैं पॉइंट नंबर 1 बोल के लिख देता हूँ। ऐसे आसान है रेडियस के लिए कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक तरीके से सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपने बेटा पहले पढ़ा होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, विच इज अगेन इक्वल टू mv²/r। बोले हाँ सर कुछ याद आ गया। मतलब सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट इज mv²/r, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है इस बार? मैग्नेटिक फोर्स है। यानी वी कैन स्ट्रेट अवे राइट कि दिस mv²/r यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू qvb sin 90। बोले सर बिल्कुल क्लियर है, कोई लोड नहीं 1%। मैं कहा बहुत बढ़िया, लोड लेना भी नहीं है। ठीक, अब यहां से अपन देखें अगर तो बेटा देखो एक v और एक v चला जाएगा। बोले हाँ सर, यहां से देखो रेडियस अपने पास निकल के आ जाएगा mv डिवाइडेड बाय कितना? qb। अंडरस्टूड? यानी कि यहां से हमें ये पता लग गया कि भाई जो रेडियस आएगा वो रेडियस हमारे पास कितना आएगा? वो रेडियस हमारे पास आएगा mv/qb। ठीक है, इस mv/qb के ऊपर बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं भी बता रहा हूं। अभी अपन इस थ्योरी को थोड़ा आगे और कंटिन्यू करेंगे, है ना, कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे, पर अभी इतने तक का समझ आ जाना चाहिए। तो अभी आप क्या करो, पहले इतनी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर लो कि भाई थीटा 0 180 हुआ तब तो सिंपल, मैग्नेटिक फोर्स 0 स्ट्रेट लाइन। थीटा 90 हुआ मतलब सर्कुलर मोशन। सेंटर कैसे निकालेंगे? कोई भी दो फोर्सेस का इंटरसेक्शन। और उसके बाद रेडियस की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू mv/qb। यू अंडरस्टूड? एक बार बेटा इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लो, वीडियो पॉज कर लो, नोट इट डाउन, एंड मैं अब आगे कंटिन्यू करूंगा। तो जब आप पूरा कॉपी कर लो तभी वीडियो को आगे लेके चलना। ठीक है, सो आई विल मूव अहेड। तो हमने कहा भाई रेडियस की हम बात कर चुके थे, है ना, तो लेट्स टॉक अबाउट रेडियस। अब थोड़ा प्रॉपर्ली लिखते हैं, सबसे पहले रेडियस के बारे में लिखते हैं। तो ये जो रेडियस हमें दिखाई दिया दैट इज mv/qb। देखो इसको बोल्ड लेटर्स में लिख रहे हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, mv/qb। थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो mv से कुछ याद आएगा। बोले सर हाँ mv से याद आ रहा है, मोमेंटम कहते हैं इसको। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लीनियर मोमेंटम। तो हम वही लिखने जा रहे हैं कि दिस कैन बी रिटन एज p/qb। बेटा कभी कभी स्पीड देगा क्वेश्चन में और रेडियस की बात करेगा, कभी कभी मोमेंटम देगा और फिर वापस रेडियस की बात करेगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है मोमेंटम ना दे करके काइनेटिक एनर्जी दे दे, उसके लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा बेटा √2mk। अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो मोमेंटम कैन ऑलवेज बी रिटन एज √2mk वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी। बोले यस सर, यहां तक क्लियर है। और बेटा दिस काइनेटिक एनर्जी मैं लिख दूं इसमें, दिस इज ke काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी इज काइंड ऑफ एनर्जी ओनली। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। यानी कभी कभी अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि एक चार्ज दे दिया और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और वहां से आपने Q इंटू V किया तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ठीक है, कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वहीं से हम एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं √2m Q इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाई कितना? QB। यहां पे देखो V का मतलब है स्पीड, दिस इज स्पीड, जबकि ये जो कैपिटल V है इसका मतलब है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड? तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या डेटा गिवन है, आपको पोटेंशियल दे रखा है, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपको स्पीड गिवन है, आपको मोमेंटम गिवन है, अकॉर्डिंगली वील बी हैविंग डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द चार्ज पार्टिकल विल मूव व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। बोले ठीक है सर, समझ आ गया। उनका बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ मैं 1-2 पॉइंट्स और ऐड कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आराम से समझना। तो हमने कहा इसके अलावा हमसे दूसरे पॉइंट में हो सकता है कि हमसे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की बात कर लेता। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, हमने कहा ठीक है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा मैंने कहा t इक्वल टू, सबसे पहले टाइम पीरियड इज बेसिकली व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक सर्कल पूरा करने में कितना स्पीड होना चाहिए? 2πr, करेक्ट। और स्पीड कितनी है? v। तो यहां से 2πr डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? v कर देंगे। इतनी बात समझ आती है? इस 2πr बाय v में 2πr डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना, ये जो v है, बल्कि v को तो v लेने देते हैं, बल्कि ये जो r है इसको लिख देते हैं mv
बाय क्यू बी, v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल. सो फ्रॉम हियर t इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी. दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड. और बेटा इसी टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. समझ गए बात को, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. और बेटा ये देखो यहाँ पे एक काम की चीज निकल के आ गई कि यहाँ पर स्पीड ही नहीं है, मतलब ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता. यानी जो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज एंड मास एंड मैग्नेटिक फील्ड. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, विच इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई स्पीड 3 गुना कर दी, बताओ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा. सॉल्व ही नहीं करना, इट विल नॉट डिपेंड ऑन वी एट ऑल. तो हम यहाँ पर है ना पॉइंट की तरह लिख लेते हैं स्टेटमेंट बना करके कि भाई ठीक है, हमें समझ आ गई बात कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. मैंने कहा बहुत बढ़िया, इतनी बात आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, कि रेडियस के क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, अगर बेटा इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है, तो अभी हमें एक दो चीजें और देखनी है इसी थियरी रिलेटेड, और उसको अपने को क्वांटिटेटिव में रखना ही पड़ेगा. तो आप एक बार इतना समझ लो, एक बार आराम से इसे कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके. ठीक है, और फिर वापस कंटिन्यू करना. एक बार जब पूरी थियरी खत्म हो जाएगी ना, फिर अपन इस लेक्चर को ब्रेक दे देंगे. फिर अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारा पॉइंट ले लेंगे. बस मुझे ना 10-15 मिनट और चाहिए टू कंप्लीट दिस थियरी, तो इसमें आपको हैंग आउट करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो यू कॉपी इट, पॉज द वीडियो, आई विल मूव अहेड. तो देखो टाइम पीरियड देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख ली. अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या रहता है बेटा, अगला पॉइंट रहता है टाइम स्पेंट बाय क्यू. ऑफ कोर्स किसकी बात कर रहे हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि अब बोलना चाह रहा है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चार्ज पार्टिकल कितना टाइम स्पेंड करेगा. तो आपके दिमाग में सकता है अभी तो टाइम पीरियड निकाला था 2 पाई m बाई क्यू बी, वो क्या था, दैट वाज टाइम पीरियड, दैट वाज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल. पूरा कंप्लीट करने के लिए हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देखा था कि सिर्फ सेमी सर्कल बनाया था. और मैंने कहा भी था कि कभी कभी आर्क बना सकता है, कभी एक्यूट एंगल का, कभी ऑब्ट्यूज एंगल का. तो जरूरी थोड़ी कि पूरा सर्कल कंप्लीट करे. सो व्हेन वी से टाइम पीरियड, दैट इज फॉर कंप्लीट सर्कल. व्हेन आई से टाइम स्पेंट, मतलब जितना देर वो मैग्नेटिक फील्ड में था वो कितना टाइम था. बोले ठीक है सर, डिफरेंस तो समझ आ गया, अब ये सिखाओ कि करते कैसे हैं इसको. बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई झंझट वाली बात नहीं. हम अपना ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं जो पहले लिया था, फिर मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करने को दूंगा. ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, हमने तो ये पढ़ा था कि ये हमारे पास लाइन थी, और हमने ये कहा था कि भाई हमको जो चार्ज पार्टिकल दिख रहा था वो क्यू पार्टिकल ऐसे एंटर किया, घूम के ऐसे बाहर आ गया, और ये वापस वेलोसिटी यहाँ पे आ गई. ये इसकी एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये एक तरीके से फाइनल वेलोसिटी हो गई. बोले ठीक, ये हमने देख ही लिया था कि भाई हमें पता है कि ये वाला पार्ट जो था ये क्या था, सेंटर था. सेंटर के बाद बेटा ये पूरा जो एंगल सबटेंड हुआ ना, ये क्या है, थीटा. हमें पता है कि दिस थीटा इज एक्चुअली पाई हियर, बट इट कैन बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस, राइट. तो हमें ये देखना है कि जो पार्टिकल ने ट्रेजेक्ट्री बनाई कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल ने जो ट्रेजेक्ट्री बनाई, ये ट्रेजेक्ट्री सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है उसे बोलते हैं बेटा थीटा. मेरी बात समझ आई. अब ये टाइम स्पेंड से लिंक होने वाला है. ठीक है, तो हमने कहा कि भाई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जितनी ट्रेजेक्ट्री बना दे, वो जो एंगल सबटेंड करे उसे बोलेंगे थीटा. और टाइम स्पेंड के लिए विल यूज द एक्सप्रेशन कैपिटल T इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई. बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स. बोले सर बेसिक मैथमेटिक्स कैसे, बेसिक मैथमेटिक्स क्या, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, अरे समझ गए ना तुम लोग, मतलब 10 केले 100 रुपए के, तो 1 केला 10 रुपए का, तो 5 केले 50 रुपए के, वो चीज़ लीनियर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से कहते हैं. ठीक है, तो ये वही है. बोले सर कैसे, मैं समझा देता हूँ. वो ऐसे है कि अगर पूरा सर्कल ले लूँ तो मतलब 2 पाई एंगल, और 2 पाई एंगल का टाइम पीरियड कितना, बोले सर T. अगर 2 पाई का एंगल T, तो यूनिट एंगल के लिए कितना टाइम लग जाएगा, बोले सर T बाई 2 पाई. तो थीटा एंगल के लिए कितना लग जाएगा, T बाई 2 पाई इंटू थीटा. यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, जो मैं कह रहा था.
ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई t बाई 2 पाई इंटू थीटा। ऐसा भी सोच सकते हो चाहो तो 2 पाई बाई टी को अपन ओमेगा बोल सकते हैं, फिर यहाँ से ओमेगा इंटू थीटा, मतलब स्पीड डिस्प्लेसमेंट जबरदस्ती की झंझट उड़ा दी। तुम तो ऐसे ही ध्यान रखना कि जो भी टाइम स्पेंड आएगा दैट विल बी टोटल टाइम इंटू थीटा बाई 2 पाई, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ट्रैजेक्टरी एट द सेंटर। बोले ठीक है सर, अब हम कर लेंगे। यानी यहीं पे अगर मैं थीटा पाई डालता हूँ तो देखो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा बेटा अपने पास t इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई विच इज हाउ मच t बाई 2, यानी कि ये हाफ टाइम निकल के आएगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि आधा सर्कल है तो आधा ही टाइम लेगा। बोले ठीक है सर, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अभी अपन बस फंडा बना रहे हैं, बेसिक्स बना रहे हैं, फिर अपन एग्जाम्पल्स करेंगे, वहाँ सब अप्लाई करना है। ठीक है, आराम से सुनना। एक पॉइंट और यहीं पे ऐड कर देता हूँ, बहुत बेसिक है, अगेन इट्स नॉट टफ। तो ऐसे समझो कि अगर कोई मुझे बोलता है कि डेविएशन बताना, जरा डेविएशन, हमने कहा ठीक है बता देंगे, क्या दिक्कत है। डेविएशन का मतलब बेटा आप पकड़ो पहले इनिशियल वेलोसिटी को। बोले ठीक है सर पकड़ लेते हैं, ये लो vi, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब पकड़ो फाइनल वेलोसिटी को, ये रहा, ये बन गया अपना फाइनल वेलोसिटी। एक बार ठीक से देख लो कि पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो बनाई, फिर जो फाइनल वेलोसिटी सेम पॉइंट पे वो भी बना दी। ठीक, अब इनिशियल से फाइनल तक मूव कर जाओ, यानी ऐसे। तो ये जो एंगल अपन ने मूव किया बेटा, इसी को बोलते हैं डेल्टा। इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा। और डेल्टा का मतलब डेविएशन, जो कि यहाँ पे कितना आता है सर, पाई के बराबर आता है। अंडरस्टूड, सिंपल। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दो, दो वेक्टर्स ही तो है, फिर इनिशियल से फाइनल पे चले जाओ जिस डायरेक्शन से जा रहा है। तो हमें दिख रहा है कि भाई इनिशियल से ये पूरा फाइनल पे गया है तो बना दिया, और ये जो एंगल पाई निकल के आ गया, ये अपना क्या आ गया, डेविएशन निकल के आ गया या डिफ्लेक्शन निकल के आ गया। तो आई थिंक बेटा ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर इतना पार्ट क्लियर है ना, इतना पार्ट आपको क्लियर है, तो अपन क्या करते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम लेके आप एक बार इतना एब्जॉर्ब कर लो अच्छे से। जितना थ्योरी अभी तक पढ़ा है इस लेक्चर में, इसको एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, एकदम तरीके से सिस्टमैटिकली। ये एक स्ट्रेच में ही करना पड़ेगा, और फिर अपने आप को ब्रेक दे दो इस लेक्चर से। और अगले लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर बेस जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स आते हैं, सारे तो नहीं कवर कर सकता, बट फिर भी जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन है विल ट्राई टू कवर दोस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो अपन करेंगे मिलके क्वेश्चन सॉल्व। और उसके बाद फिर मैग्नेटिक फोर्स की जो बची कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये वर्क नहीं करता, स्पीड कांस्टेंट रहती है, वो सब फिर उसके जस्ट बाद एज अ नोट्स अपन देख लेंगे। ठीक है, तो we'll have some good examples in the next class. Meanwhile, you study hard, इसको अच्छे से कॉपी कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, and then we'll meet again. Till then, bye bye.